नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्य और स्वागत है आप सभी का मार्गदर्शन आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं योजना का जिस्ट फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, यानी कि जो ये करंट मंथ चल रहा है। जी हाँ, क्यों योजना हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है उसका बड़ा सीधा सा जवाब है कि देखिए, योजना जो है वो गवर्नमेंट पब्लिकेशन है और यूपीएससी ज़्यादातर क्वेश्चंस अपने ही सोर्सेज से पूछता है, यानी गवर्नमेंट सोर्सेज से पूछता है। फिर योजना का इम्पोर्टेंस कैसे होता है, कुरुक्षेत्र का इम्पोर्टेंट कैसे होता है, उसको समझने के लिए ये ज़रूरी है कि जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एग्जाम में हो या मेंस एग्जाम में हो, उनमें जो स्पेसिफिक डेटाज दिए होते हैं, अगर आप उसको देखोगे तो वो डाटा हमें बड़ी आसानी से योजना मैगजीन में मिल जाता है फ्रॉम 1 ईयर टू 1.5 ईयर अगर हम देखें तो। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है योजना। सेकेंडली ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो हमारा मेंस है, ठीक है, जैसे अभी 2025 का मेंस आने वाला अगस्त में, तो वहाँ पर जो हम आंसर राइटिंग करते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर सब्सटेंशिएट दिया होता है या एलुसिडेट कीवर्ड दिया होता है या उसको डिस्क्राइब करने के लिए दिया होता है या सजेशंस मांगे होते हैं। तो वहाँ पर अभी जैसे हम योजना को देखेंगे इस बार की, तो उसमें जो डिफरेंट आर्टिकल्स हैं वहाँ पर कुछ सजेशंस दिए होते हैं कि गवर्नमेंट ये और स्टेप्स कर सकती है या ग्राउंड लेवल पर ये चीज़ें होनी चाहिए। वो पॉइंट्स हमें यहाँ से बहुत बेहतर तरीके से मिल जाते हैं, जिससे हमें अपनी नोट्स भी बनानी चाहिए। ठीक है, और क्या चीज़ें डेवलप हो रही हैं गवर्नमेंट के इनिशिएटिव से, क्या उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसका डेटा क्या आ रहा है, आम जनता को कैसे लाभ मिल रहा है, कैसे नहीं मिल रहा है, ये सब कुछ हमें मिल जाता है यहाँ से। ठीक है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है योजना और इसीलिए हम शुरू करने जा रहे हैं योजना का जिस्ट समझना, यानी क्या क्रक्स रहा इस बार का, इस मंथ की योजना का, उसको समझना। वहाँ से क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगी, जो आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर इस बार का हम देखें तो जैसा कि ये टाइटल आप देख रहे हो ना, टुवर्ड्स विकसित भारत, विकसित भारत की ओर, यानी कि ये इंडिकेट कर रहा है हमें इंडिया की जर्नी टुवर्ड्स विकसित भारत। ठीक है, फटाफट से कमेंट करके बताइए कौन सा वो टारगेट ईयर है जहां पर हमें विकसित भारत का जो मुकाम है वो अटेन करने के लिए गवर्नमेंट ने बात की है या मोदी जी ने बात की है। ठीक है, तो विकसित भारत की ओर में इस बार का जो हमारे योजना मैगजीन है, इसमें हम देखेंगे तमाम उन आर्टिकल्स को, ठीक है, जो ये बताते हैं कि किस तरीके से भारत विकसित हो रहा है। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये आती है कि कैसे गवर्नमेंट स्कीम्स का इसमें योगदान हो रहा है, हाउ गवर्नमेंट स्कीम्स आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स विकसित भारत जर्नी, राइट। तो इस उपलक्ष्य में अगर हम देखें तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस बार के इशू के मतलब मेन आर्टिकल्स हैं। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना नंबर 1 पे है। ओके, जी हाँ, पीएम मुद्रा योजना आ गई है। देन री इमेजिनिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल्स आ गया है कि किस तरीके से एंटरप्रेन्योर स्किल्स को जो है री इमेजिन किया जा रहा है, रीडेवलप किया जा रहा है। देन मिडिल क्लास का क्या रोल रहा है इस बार के उसमें। ठीक है, रोल ऑफ मिडिल क्लास। अब इसमें हम क्या जानेंगे भाई, मिडिल क्लास टैक्सेस में कैसे अपना योगदान देता है, हाउसिंग स्कीम्स क्या क्या गवर्नमेंट ने की हैं जिससे कि मिडिल क्लास के पास आज की डेट में अपना घर हो। ठीक है, देन गवर्नमेंट ने पेंशनर्स के लिए क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनके टैक्स स्लैब्स में कैसे कटौती की गई है, किस तरीके से उनको रिलीफ मेजर प्रोवाइड किया गया है। एंड लास्टली कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी क्यों, क्योंकि बहुत सारा जो क्राउड है हमारा वो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज की तरफ माइग्रेट करता है इन सर्च ऑफ लाइवलीहुड। ठीक है, और उनके लिए कनेक्टिविटी यानी अलग अलग जगहों पर अगर आपने देखा हो, जैसे एक्सप्रेस बन रहे हैं, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है हमारा, ताज एक्सप्रेसवे, तो रोड के थ्रू, एयर के थ्रू कौन कौन सी स्कीम्स गवर्नमेंट ला रही है, जैसे आम उड़े देश का आम नागरिक आपने सुना होगा। ठीक है, तो कैसे इस टाइप की स्कीम से लोगों के लिए जो ट्रैवलिंग है, जो कनेक्टिविटी है एक जगह से दूसरे जगह की, वो कैसे गवर्नमेंट ईजी कर रही है। देन इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल आता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का, पीआरआई जिसको हम बोलते हैं, 73rd अमेंडमेंट का क्या रोल रहा था। ठीक है, कैसे आया पीआरआई, अब किस तरीके से, देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आ गया, नो डाउट, डिसेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा टूल है इंडिया का, नो डाउट, बट किस तरीके से पीआरआईज में वुमेन का रोल जो है वो बढ़ रहा है, वो चीज़ें जो है हमें यहाँ पर देखनी है। वुमेन
का रोल, वुमेन की पार्टिसिपेशन, क्या डिफिकल्टीज उन्हें देखने को मिलती हैं एट ग्रास रूट लेवल, एंड लास्टली क्या सजेशंस हैं। ठीक है, तो इस बार की जो योजना मैगजीन है वो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपने ऐसे पेपर देखा होगा तो हर साल वुमेन ओरिएंटेड टॉपिक वहाँ पे रहता ही रहता है। तो इस पूरे योजना मैगजीन में से लगभग 2 से 3 आर्टिकल्स हमें ऐसे मिल ही जाएंगे जहाँ से वुमेन ओरिएंटेड डेटा, फैक्ट हम निकाल के रख सकते हैं और अपने एसेज में या जो हमारा इंडियन सोसाइटी वाला सेक्शन है वहाँ पर जो भी वुमेन ओरिएंटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं वहाँ पर हम कोट कर सके। ठीक है, देन इसके बाद हमारा आ जाता है वुमेन लेड डेवलपमेंट, पूरा का पूरा जेंडर बजटिंग, कि भाई जेंडर बजटिंग क्या है, कैसे जेंडर बजटिंग को इक्वल किया गया है जेंडर इक्वालिटी से, और गवर्नमेंट अपने बजट में कैसे जेंडर बजटिंग के रोल को एक्सप्लेन कर रही है। ठीक है, देन आता है हमारा नाइट्रोजन पोल्यूशन, कि भाई कैसे कार्बन से भी ज़्यादा तेज़ी से नाइट्रोजन पोल्यूशन जो है हो रहा है वर्ल्ड लेवल पर, और उसके लिए सस्टेनेबल फार्मिंग किस प्रकार से ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें हमें समझनी है। देन इसके बाद आ जाता है इंडिया का डिजिटल डिकेड। भाई 2020 से लेकर के 2030 तक का जो पूरा भारत का सफ़र है उसमें डिजिटल इंडिया का क्या रोल रहा, कैसे डिजिटल इंडिया जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, वो यहाँ हमें देखना है। अब उसमें चाहे हम इंटरनेट ले लें, आधार ले लें, ई गवर्नेंस ले लें, पीएमजी दिशा ले लें, भाषिनी जो नया एआई टूल हुआ है वो ले लें, नेशनल क्वांटम मिशन को ले लें, एआई मिशन को ले लें, ये सारी चीज़ें। एंड लास्टली इस पूरी मैगजीन का एंड होता है एंटी इमरजेंसी मूवमेंट, यानी कि संविधान हत्या दिवस के साथ। संविधान हत्या दिवस जो कि उस दिन को कहा जाता है जब 1975 में 1975 में इमरजेंसी लागू की गई थी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी के दौरान। तो क्या उसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए, ठीक है, उससे क्या प्रभाव पड़ा, ये सारी तमाम चीज़ें इस बार की योजना के जिस्ट में हम जानेंगे। ठीक है, ये देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनेंगे ही बनेंगे। ठीक है, तो ध्यान से इसको पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम बता दें अपने करंट क्लैरिटी 2026 प्रोग्राम के बारे में, जहां पर गवर्नमेंट सोर्सेज को ही लेकर के, जैसे कि पीआईबी हो गया, योजना हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया, न्यूज़पेपर्स में इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू हो गया, इन सोर्सेज को लेकर हमने ये कोर्स आपके लिए डिज़ाइन किया है। ठीक है, जिसमें कि आपका पूरा का पूरा करंट अफेयर्स कवर कराएंगे हम लोग। ठीक है, कैसे स्टैटिक पोर्शन भी जो है इसमें आपका इंटरलिंक रहेगा। मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस आपको बताए जाएंगे प्रीलिम्स और मेंस दोनों के आधार पर, कि भाई यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबल कौन से क्वेश्चंस हैं जिनकी आने की संभावनाएं हर टॉपिक से ज़्यादा है। देन आपकी इसमें लाइव वीकली क्लास होगी सैटरडे। ठीक है, देन करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज भी रहेगी, प्री एंड मेंस की इंक्लूडेड। ये बैच शुरू होने जा रहा है 19 जुलाई से, और फॉर फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स हमने इस बैच का जो है मैक्सिमम डिस्काउंट निकाल दिया है। सो अभी जो फर्स्ट 30 स्टूडेंट्स इसके लिए एनरोल करेंगे उन्हें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 2499 पे करना है फॉर द अपकमिंग 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर कोर्स ऑफ करंट क्लैरिटी। ठीक है, तो फटाफट से वेबसाइट पर जाके या हमारी ऐप डाउनलोड करके आप इसमें एनरोल कर सकते हैं। ओके, चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो आर्टिकल है दैट इज पीएम मुद्रा योजना। क्या होती है भाई मुद्रा योजना और कब आई थी? देखिए आपको बता दूं, लगभग 10 साल पहले, यानी कि 2015 में 8 अप्रैल 2015 को ये योजना सरकार ने लागू की थी। ठीक है, पीएम मुद्रा योजना, जिससे कि इस स्कीम के तहत कोलेट्रल फ्री लोन्स दिए जाते थे स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स को, या उन लोगों को जो छोटे स्केल पर कुछ बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ठीक है, अब जो है इस साल से इस सेम कैटेगरी के तहत 20 लाख का लोन दिया जा रहा है। तो भाई पहले कितनी लिमिट थी? पहले लिमिट थी 10 लाख की। ठीक है, इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, अभी बताऊंगी कौन कौन सी। तो अभी जो है इसमें 20 लाख का लोन दिया जा रहा है, लेकिन उसके लिए एक सिंपल सा क्राइटेरिया कि ये 20 लाख का लोन उन्हीं लोगों को मिल सकता है जिन्होंने मुद्रा योजना पहले अवेल की हो तरुण कैटेगरी में और उसको रीपे भी कर दिया हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैंने अपने छोटे स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए तरुण कैटेगरी के अंदर लोन लिया। अब तरुण कैटेगरी के अंदर लोन कितना आता है? 10 लाख तक का।
ठीक है। और मान लीजिए मैंने 6-7 लाख का लोन लिया और उसको विद टाइम रीपे करके ख़त्म कर दिया, सो नाउ आई एम एलिजिबल फॉर दिस 20 लाख स्कीम ऑल्सो, वेदर आई वॉन्ट टू स्केल माई बिजनेस, मुझे अपने बिजनेस को बढ़ाना हो या उसको और ज़्यादा जो है बड़े स्केल पर करना हो, उन सब चीज़ों के लिए अब आप, या मशीनरी लेनी हो, जो भी रीज़न है आपका, अब आप लायबल हो जाते हैं इस अमाउंट के लिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, ये लोन जो है वो दिया जाता है नॉन कॉरपोरेट्स को, नॉन फार्म को, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, ठीक है। अब जो कौन देते हैं ये लोन, कौन एलिजिबल होता है देने के लिए, तो सबसे पहले आता है हमारे कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। फिर आते हैं हमारे आरआरबीज, फिर आता है स्मॉल फाइनेंस बैंक, एमएफआईज एंड एनबीएफसीज यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशंस, ठीक है। तो इतने जगहों से जो है कोई भी व्यक्ति इन लोन्स को अवेल कर सकता है। अब करना क्या होता है, सिंपल बोरोवर को अप्रोच करना होता है इनमें से किसी भी एक इंस्टीट्यूशन को, वहाँ जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट करनी होती है, अपना रीज़न बताना पड़ता है कि भाई क्यों चाहिए मुझे मुद्रा योजना, ठीक है। ऑल्सो आप अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली udyammitra.in के तहत, ठीक है। अब इस जो हमारा पूरा पीएम मुद्रा योजना है, इसके अंदर 3 कैटेगरीज है, मैंने आपको कहा था कौन कौन सी, शिशु, किशोर और तरुण, और अब एक चौथी कैटेगरी इसमें ऐड हो गई है, दैट इज तरुण प्लस कैटेगरी, ठीक है, जिसके अंदर 10 to 20 लाख का अमाउंट भी दिया जा रहा है, ठीक है, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है। अब यहाँ पर क्या है कि इन तमाम कैटेगरीज के अंदर जो है लिमिट दी गई है कि भाई आपको अगर एक बिल्कुल ही छोटा लोन चाहिए, लाइक 50,000 तक का लोन चाहिए, तो आप शिशु कैटेगरी के अंदर जा सकते हो, उससे ज़्यादा चाहिए तो आप किशोर में जाइए, फिर 5 से 10 चाहिए तो भाई आप तरुण में जाइए, 10 प्लस चाहिए तो आप तरुण प्लस के लिए जाइए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान में रखनी है। अब अगर हम एमएसएमई सेक्शन की भी बात करें, या क्या ऑब्जेक्टिव है गवर्नमेंट का कि गवर्नमेंट ये स्कीम लेके आई, ठीक है, तो 3 ऑब्जेक्टिव्स हैं यहाँ पर, आप देख सकते हो। पहले बैंकिंग दी अनबैंक्ड, एक और स्कीम आई थी हमारी जनधन योजना, अगर आपको पता हो तो, जिसमें कि मतलब पूरे इंडिया लेवल पर बैंक अकाउंट्स ओपन करवाए गए थे लोगों के, ठीक है, केवाईसी प्रोसेस कराने के साथ साथ। तो बैंकिंग द अनबैंक्ड यानी वो लोग जिनके पास अपना बैंक अकाउंट नहीं है, उन्हें एक बैंक अकाउंट कर, मतलब बैंक के थ्रू कनेक्ट करना। सिक्योरिंग द अनसिक्योर्ड, जो लोग सिक्योर नहीं हैं उन्हें एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। और थर्ड और सबसे लास्ट जो है, दैट इज फंडिंग दी अनफंडेड, ये वाला जो टॉपिक है ये है सबसे इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ज़रूरत पड़ती है फंड्स की, राइट। अब अगर मेरे पास फंड ही नहीं है तो मैं अपना बिजनेस कहाँ से स्टार्ट करूँगी, राइट, क्योंकि कुछ रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होगी, कुछ इनपुट्स की ज़रूरत होगी, तो वो हम कहाँ से ले आएंगे। तो इस उपलक्ष्य में गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च की कि भाई हम उन्हें फंड करेंगे जिनके पास वाकई में फंड्स नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि ये जो है ये सबसे मेजर ऑब्जेक्टिव है इसका, ठीक है, फंडिंग दी अनफंडेड, ओके, ये याद रहेगा आपको। तो ये 3 पिलर्स हैं जिस पर कि हमारी मुद्रा पॉलिसी जो है वो काम करती है। दूसरी चीज़ कि भाई आखिर इसमें इस स्कीम के इतने लोकप्रिय होने में, इतनी फेमस होने के पीछे क्या रीज़न है। मुद्रा योजना पे क्वेश्चंस पहले भी आ चुके हैं, ठीक है, और ये और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो देखो, सबसे पहला आता है जीरो कोलेट्रल। जीरो कोलेट्रल का मतलब है कि भाई जो आप लोन लोगे, ठीक है, उसके लिए आपको कुछ भी कोलेट्रल नहीं रखना है, यानी कि कुछ भी गिरवी नहीं रखना है, ठीक है, सबसे पहला स्टेप और सबसे इजी थिंग। देन आता है आपका कॉम्पिटिटिव रेट्स। काफ़ी जो इंटरेस्ट रेट्स इसके हैं वो जो है काफ़ी अच्छे होते हैं एज पर द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, और काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है वो किसी भी बिजनेस एंटरप्रेन्योर को लेने के लिए। देन आता है फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। रीपेमेंट की जो पूरी सुविधा दी गई है इसमें, वो बहुत ईजी कर दी है गवर्नमेंट ने कि आप ईजिली इसको रीपे कर सकते हो। फिर आता है हमारा डिजिटल एक्सेसिबिलिटी, कि भाई बहुत सारे बैंक्स ऐसे हैं, जन समर्थ प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। एंड लास्ट आता है एक्सटेंसिव लेंडर पार्टिसिपेशन, ठीक है, एक बहुत ही बड़े वाइड नेटवर्क के साथ, जैसे कि प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए आपके, कॉमर्शियल, देन प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गई, ठीक है, इन सभी इंस्टीट्यूशन से जो लेंडर, मतलब इन्हें लेंडर बना दिया गया है कि ये लोग लोन्स दे सकते हैं।
ऑल्दो बहुत सारे प्राइवेट बैंक्स अब इसे कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, बट पब्लिक सेक्टर बैंक्स इसे अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम इसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करें, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स क्या रहा है भाई पीएम मुद्रा योजना का, तो आज की डेट में लगभग हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर डेटा दिया हुआ आपका 31 मार्च 2025 तक की डेट में इसमें लगभग 34.09 लाख करोड़, ठीक है, डिसबर्स किया जा चुका है, यानी कि दिया जा चुका है ऑलरेडी ये अमाउंट। ठीक है, तो ये ध्यान में आपको रखना है, जो कि अच्छा खासा अमाउंट है। ओके, ऑलराइट, ठीक है। दूसरी चीज आती है कि भाई कौन से, जैसे अगर कोई भी हमारी स्कीम आई तो कुछ स्टेट्स में वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर होगी। ठीक है, तो वो कौन से टॉप परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, वो ये हैं आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, ठीक है, वेस्ट बंगाल, देन बिहार। तो इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा अमाउंट जो है वो डिसबर्स हुए हैं। क्या हुए हैं? डिसबर्स हुए हैं, इसका मतलब कि बांटे गए हैं मुद्रा योजना के तहत। ठीक है, और यही वो टॉप 7 स्टेट्स भी जो है यही हैं जिनसे कि हमारा क्या निकल रहा है, मैक्सिमम जो है उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशंस हुए हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनके बाद और भी स्टेट्स आते हैं, जैसे महाराष्ट्र हो गया, आपका मध्य प्रदेश हो गया, देन राजस्थान हो गया, उड़ीसा हो गया, गुजरात हो गया, ये एल्स स्टेट्स हैं। ठीक है, अब जो इसमें इस लोन के तहत जो कैटेगरीज थी मैंने अभी आपको बताई थी, शिशु, किशोर, तरुण, उसमें सबसे ज़्यादा जो है इंक्रीज स्टार्टिंग में जो है वो शिशु योजना का देखा गया था। जब ये स्कीम लॉन्च हुई तब शिशु लोन्स बहुत मिलते थे, लेकिन अभी जो है स्प्रेड हो गया है वो किशोर और तरुण लोन्स तक। ठीक है, मतलब कि ये साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो मतलब वो थी इन्वॉल्वमेंट थी या जो स्केलेबिलिटी थी शिशु योजना के थ्रू, जो शिशु एंटरप्राइजेस, जो छोटे एंटरप्राइजेस बिल्कुल बनाए गए थे, वो अब स्केल कर रहे हैं, वो अब एक इंक्रीज की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, कि उनकी एंटरप्राइज एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, बढ़ रही हैं वो। ठीक है, तो ये देखिए स्टार्टिंग में शिशु के अंदर 80% जो है वो शेयर था शिशु लोन्स का। ठीक है, और जो आपका किशोर है उसका लगभग 38% था। दिस वाज अप टू फाइनेंशियल ईयर 2024, जबकि अभी फिलहाल किशोर का जो है 18% शेयर हो गया है इन द नंबर ऑफ अकाउंट्स, एंड अप्रॉक्सीमेटली 38% शेयर जो है वो हुआ है सैंक्शंस और डिसबर्समेंट का, यानी कि 38% आउट ऑफ टोटल जो लोन्स आपके डिसबर्स हुए वो किससे हैं, वो किशोर से हैं। ठीक है, तरुण कैटेगरी में जो है लगभग 2% शेयर था इन द नंबर ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, कितने अकाउंट्स थे, और अब जो है लगभग 1/4 ऑफ द सैंक्शन एंड डिसबर्स अमाउंट्स अंडर दिस स्कीम किसके अंदर आता है, किशोर के अंदर आता है। ठीक है, तो शिशु, किशोर, तरुण और तरुण प्लस कैटेगरीज का जो डिसबर्सल अमाउंट है या जो डिसबर्स का वो है जो बांटा गया है, अगर हम उसके परसेंटेज की बात करें 2025 के लिए, तो देखिए वो बड़े इजीली यहाँ दिया है 18.1%, 50.9%, 30.2% एंड 0.8%, यानी तरुण प्लस अभी भी कम है। और सबसे मैक्सिमम कौन सा अमाउंट जा रहा है, किशोर वाला, 50.9% अमाउंट डिसबर्स हो चुके हैं। ठीक है, अब देखिए दूसरी चीज, अगर इसमें हम आगे बढ़े और अगर हम एक एनालिसिस करें प्रोडक्ट वाइज का, तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है हाईलाइट करती है एक स्टेडी इंक्रीज, यानी धीरे धीरे जो है इंक्रीज होता गया किसके शेयर में, किशोर और तरुण लोन्स के शेयर में इन दी ओवरऑल पोर्टफोलियो। ठीक है, अब मुद्दा आता है कि भाई फायदा क्या है, क्या जो है बेनिफिट्स हैं, क्या कैसे ट्रांसफॉर्म किया इन्होंने। तो सबसे पहला जो पॉइंट यहाँ आता है वो आता है फिनेंशियल इंक्लूजन का। मैंने एक स्कीम की बात की थी जनधन योजना की, वो भी फिनेंशियल इंक्लूजन के लिए ही लॉन्च की गई थी, और ये उसी सीरीज की दूसरी स्कीम जो है मुद्रा योजना जो है, इसे भी फिनेंशियल इंक्लूजन के मुद्दे से ही लॉन्च किया गया। ठीक है, दूसरी चीज ये क्या करता है, ये एम्पावरमेंट देता है स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को या एंटरप्राइजेस को। थर्डली ये प्रमोट करता है इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेस, कि देखो दो चीजें होती हैं, माइक्रो एंटरप्राइज में कुछ फॉर्मल्स होते हैं, कुछ इनफॉर्मल होते हैं।
तो जो इनफॉर्मल माइक्रो एंटरप्राइजेज है उसको जो है बूस्ट दिलाना या उसको जो है प्रमोट करना इस स्कीम के तहत जो है ध्यान में रखा गया। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है कि इसका क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वो रहा मास स्केल पर जॉब क्रिएशन का। आप देख रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ते जा रही है, बट उस केस में भी कितनी सारी जॉब क्रिएशन हमारी इन स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस से आ रही हैं। एंड लास्टली ईजियर एक्सेस टू क्रेडिट, कि भाई एक आसान तरीके से लोगों को क्रेडिट मिल पाना, लोन मिल पाने की सारी चीज़ें की गई है। अब इसका है कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी पर। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मापने के लिए बड़ा इजी तरीका होता है गिनी कोफिशिएंट का, ठीक है। तो अगर हम इंडिया के गिनी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पर एक जो इनइक्वालिटी का जो पूरा ओवरऑल है डेटा 2016 से 2022 तक का, जो कि वर्ल्ड बैंक डेटा है, ठीक है, 6 साल का जो पीरियड है, उसके एनालिसिस को अगर हम देखें तो उसमें सिडबी ने हमें हाईलाइट किया था कि भाई देखो यहाँ पर एक नेगेटिव कोरिलेशन आ रहा है, -0.84 का नेगेटिव जो है कोरिलेशन आ रहा है बिटवीन गिनी इंडेक्स एज वेल एज प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन आउटस्टैंडिंग, ठीक है। हालांकि ये जो कोरिलेशन है ये नहीं अब इम्प्लाई कर रहा है कि ये सेफ है कि भाई जो पीएम मुद्रा योजना जो है वो मतलब आपको नीचे ही लेके जाएगी या नुकसान ही करेगी या जो लोन्स हैं वो भरे नहीं जाएंगे, बल्कि वो ये बता रहा है कि भाई पीएम मुद्रा योजना जो है ये एक की इनिशिएटिव साबित हो सकता है फॉर द रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, कि भाई अगर आपको इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करना है, ठीक है, तो उसके लिए पीएम मुद्रा योजना जो है वो हेल्पफुल रहेगा। किसका कहना है, किसकी रिपोर्ट में बताया गया है, सिडबी की रिपोर्ट में, ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस ऑफ वर्ल्ड बैंक डेटा ऑफ 6 years 2016 to 2022, ठीक है। अब मुद्दा आता है कि भाई कौन से वो स्टेट्स हैं जहां पर ज्यादातर पेनिट्रेशन हुआ है। तो अगर आप देखें कि भाई हम इसको एज अ चैलेंज भी ले सकते हैं, ठीक है, कि पीएम मुद्रा योजना जो ये सिर्फ उन्हीं स्टेट्स में पॉपुलर ज़्यादा हुई जहां पर कि इसकी डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है। हर स्टेट में उतनी डिमांड नहीं रही है, बट कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, जहां पर इसकी डिमांड ज़्यादा हुई। तो पर कैपिटा अगर हम बात करें तो यूपी, बिहार जैसे जो हाई पॉपुलेशन स्टेट्स हैं जहां की जनसंख्या ज़्यादा है, वहां पर ही इस स्कीम की पॉपुलैरिटी भी बढ़ी, वहां पर इस स्कीम की डिमांड बढ़ी और ज़्यादातर लोगों ने इस स्कीम को अवेल भी किया। लेकिन उन स्टेट्स का क्या जो छोटे स्टेट्स हैं या जहां की पॉपुलेशन उतनी बड़ी नहीं है, उनका क्या, ठीक है। तो वहां पर हमें ज़रूरत है इस स्कीम को और ज़्यादा अवेयरनेस पहुंचाने की, ठीक है। एंड दिस कुड ऑल्सो बी अ चैलेंज फॉर दी गवर्नमेंट कि भाई इसके लिए क्या क्या चैलेंजेस रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरी मुद्रा योजना जो है आपको समझनी है। चलते हैं अपने दूसरे इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर जो कि बात करता है एंटरप्रेन्योर स्किल्स की, कि भाई री इमेजिनिंग एंटरप्रेन्योरल स्किल, ठीक है। ये भी कहीं ना कहीं 2047 में जो हमारा विकसित भारत का जो एम है, जो अचीव करने का हम कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए ये आर्टिकल है, ठीक है। तो देखो दो चीज़ें हुई थी, एक रूडी सेटी था, ठीक है। रूडी सेटी क्या था, 1982 में एक डेवलपमेंट शुरू हुआ जिसमें यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है मूवमेंट था जिसने कि ट्रांसफर्स किया मोर देन 4 decades इन इट्स कंट्रीब्यूशन टू नेशन बिल्डिंग। रूडी सेटी ने किया था। क्या था रूडी सेटी, ये एक हम्बल बिगिनिंग थी जिसकी शुरुआत हुई 1982 में, ठीक है, जब श्री धर्मस्थला मंजुनाथेश्वर एजुकेशनल ट्रस्ट ने सिंडिकेट बैंक और कैनरा बैंक के साथ मिलकर एक विजनरी लीडरशिप के अंडर, लीडरशिप किसकी थी, डॉक्टर डी वीरेंद्र हेगड़े के, धर्माधिकारी ऑफ धर्मस्थला इनको बोला जाता था, एक कलेक्टिव थिंकिंग का जो है शुरू किया प्रोसेस, एक मूवमेंट, क्यों, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो बेरोजगारी की समस्या थी उसके तहत, ठीक है। और इसके लिए उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क तैयार किया था जिसको हम रूडी सेटी यानी रूरल डेवलपमेंट एंड
सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उन्होंने आरसेटी लॉन्च किया, आरसेटी 1.0 सेम प्लान पर, ठीक है, एज अ रेप्लिकेशन टू रूडी सेटी मॉडल। और इसमें भी जो है मेन फोकस रखा गया हमारा जो एम्प्लॉयमेंट है उसको ध्यान में रखते हुए। और 2.0 का जो है, ठीक है, आरसेटी 2.0 को लाया जा रहा है और उसका एम है टू रीवैम्प आरसेटी इकोसिस्टम, ब्रिंगिंग अ टोटल पैराडिज्म शिफ्ट इन दी आरसेटी मूवमेंट। अब इसको और ज़्यादा बेहतर तरीके से किए जाने के लिए इस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि भाई इससे क्या होगा, राइट? तो देखिए, इसका जो मेन एम है वो है एंटरप्रेन्योर स्किल्स को बढ़ावा देना। ठीक है, जितने ज़्यादा एंटरप्रेन्योर स्किल्स बढ़ेंगी उतने ज़्यादा नए बिजनेसेस आएंगे, जितने ज़्यादा नए बिजनेसेस आएंगे उतने ज़्यादा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। ठीक है, तो उसके लिए अब एंटरप्रेन्योर एक्सेलेंस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ावा देता है। ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन में अपना योगदान देता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में अपना योगदान देता है, एंड लास्टली इनोवेशन और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में भी अपना योगदान देता है। ठीक है, तो इसलिए ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ज़रूरी हो जाता है। अब देखो, जो मिनिस्ट्री थी खादी की, ठीक है, सॉरी, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो थी, उन्होंने खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन के थ्रू प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया गया, जिसे हम PMEGP के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम है जिसके तहत एंटरप्रेन्योर्स को मदद मिलती है टू सेटअप देयर न्यू माइक्रो यूनिट्स इन दी नॉन फार्म सेक्टर। तो नॉन फार्म सेक्टर के लिए भी अगर आप, सॉरी, नॉन फार्म सेक्टर के अलावा अगर आप कहीं वो करने या कोई बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं तो यहाँ पर आपको असिस्टेंस मिलती है इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट लोन्स, इन द फॉर्म ऑफ लीडरशिप, एवरीथिंग। ठीक है, और क्या करता है, इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू ट्रेडिशनल आर्टिसंस, रूरल अर्बन अनएम्प्लॉयड यूथ एट देयर डोर स्टेप। हाँ, PMEGP के तहत कोई स्पेसिफिक टारगेट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए नहीं सेट किया गया है, हालांकि फिर भी जो औरतें हैं दे आर कंसीडर्ड अंडर स्पेशल कैटेगरीज अंडर द स्कीम एंड आर एलिजिबल फॉर हायर मार्जिन्स ऑफ मनी सब्सिडी एंड लोअर पर्सनल कंट्रीब्यूशन। यानी कि अगर कोई महिला एंटरप्रेन्योर है जो इस स्कीम को अवेल कर रही है, जो शायद कुछ लोन ले रही है, तो उसे इस स्कीम के तहत क्या रहेगा, सब्सिडी मिल सकती है। ठीक है, तो ये भी जैसे मुद्रा योजना है ना कि भाई आपको गवर्नमेंट एक लोन दे रही है, उसी प्रकार की PMEGP भी एक योजना है जो आपको लोन देती है। ठीक है, कि आप अपना बिजनेस बढ़ा सकते हो, आप अपने बिजनेस को स्केल करवा सकते हो। ठीक है, ओके। अच्छा, एक और डेटा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान दे लेना। लगभग 8 मिलियन यूथ, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 8 मिलियन यूथ जो है वो एंटर कर रहा है टूवर्ड्स वर्कफोर्स इन इंडिया। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ये आप अपने आंसर्स वगैरह में यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक ये भी चीज़ बताई गई कि देखो, बिजनेस करने का एक यूजुअल अप्रोच जो है उसको लेके हम नहीं चल सकते कि चाहे जिस भी क्षेत्र में बिजनेस हो रहा हो वहाँ एक ही यूजुअल अप्रोच जो है वो फॉलो होगा। ठीक है, हालांकि इसकी बजाय जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं वो हो जाती हैं हमारी स्किल रिलेटेड थिंग्स। ठीक है, कि जो स्किल रिलेटेड चीज़ें हैं कि भाई अगर जनता जो है वो बिजनेस करें तो उनको उसके लिए स्किलिंग दी जाए। ठीक है, वो ज़रूरी है, एक अप्रोप्रिएट मेंटोरशिप ज़रूरी है। ठीक है, फाइनेंसिंग, मार्केट वगैरह की रिक्वायरमेंट के लिए। अच्छा, जो स्किलिंग में गैप है, अब हमारे देश में एक बहुत बड़ा गैप देखा जाता है इन स्किलिंग। ठीक है, उसको जो है ध्यान देने की ज़रूरत है, और उसके लिए जो हमारी RCTs हैं उन्होंने जो है इनके मतलब उसके लिए जो है इन्होंने क्या करना शुरू किया, इंस्टीट्यूशंस जो है वो इनको जो है मेंटोरशिप देना शुरू कर रहे हैं कि भाई आपको स्किलिंग की ज़रूरत है, आप ये चीज़ करिए, इस तरीके से आप ये स्किल पा सकते हो। ठीक है,
और जो सबसे बड़ा लैकुना कह सकते हो या डिसएडवांटेज कह सकते हो वो ये है कि हमारे देश में बहुत जो कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से वो बहुत मिनिमल हैं, ठीक है, वो लिमिटेड हैं। अब लिमिटेड कोर्सेज अगर हैं स्किल के तो भाई उसमें हम कैसे ही बढ़ावा देंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ कोर्सेज को बढ़ाने की आवश्यकता है और लगभग 60 ऑड कोर्सेज जो है वो अभी फ़िलहाल प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिससे कि एक अच्छी स्किलिंग लेवल पर पहुंचना हमारे देश की जनता के लिए बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो कि हमारे कुछ ड्रॉबैक्स हैं उसको ध्यान में देने के लिए। और भी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, जैसे कि औरतों की अगर हम बात करें, अब जैसे स्किलिंग क्लासेस होती हैं, ठीक है, आपको पता होगा बहुत सारे गांवों में भी हो रही हैं, बहुत सारे शहरों में भी चल रहे हैं, जो स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं उसमें पढ़ाया जा रहा है। बट मुद्दा क्या है, प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि भाई जो घरेलू औरतें हैं, जो ग्रामीण एरियाज में जो महिलाएं हैं, उनके लिए एक टाइम फिक्स कर देना इज़ नॉट पॉसिबल थिंग। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा मतलब लोड होता है, ठीक है, गृहिणियों के ऊपर। अब अगर आप उनको बोलो कि भाई पूरा दिन आपको ट्रेनिंग सेंटर पे रहना है और ट्रेनिंग करनी है, इट विल बी अ वेरी टफ थिंग फॉर देम टू डू सो, ठीक है। तो इसलिए औरतों के जो रिप्रेजेंटेशन है उसको ध्यान में रखने के लिए हमें इसमें चेंजेस करने चाहिए। और क्यों? क्योंकि मार्जिनलाइज सेक्शन की जो महिलाएं हैं उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं हैं या जो मार्जिनलाइज महिलाएं, उनका हमने ये भी देखा कि बैंकिंग का जो उनका है, ठीक है, बैंक लिंकेजेस जो हैं उनकी वो भी काफ़ी लो हैं, ठीक है। फर्दर यहाँ पर अप स्किलिंग का कोई चांसेस नहीं है। किसका चांसेस नहीं है? अप स्किलिंग का, सॉरी। अप स्किलिंग का मतलब हुआ कि मान लो आपने एक बार कोई स्किल ले ली, ठीक है, चलो मैंने कहा कुछ भी एक स्किल आप ले लो, ठीक है, कि मैंने चलो पर्टिकुलर चीज़ को बनाना सीखा। अब अगर आप इस स्किल को अपग्रेड नहीं कर रहे हैं with new innovations और मेथड्स, तो आपकी ये स्किल कुछ टाइम के बाद क्या हो जाएगी? पुरानी हो जाएगी, ठीक है। सो विद टाइम दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहला जो चीज़ यहाँ पर ज़रूरी है वो है, तो अर्लियर जो है एक कॉन्सेप्ट हमारा होता था, दैट इज टॉप टू बॉटम अप्रोच। सुना होगा आपने इसके बारे में, ठीक है। अब जो है ये पर्टिकुलर जो चीज़ थी आपकी टॉप टू बॉटम अप्रोच, अब ये बेकार हो चुकी है, ठीक है। रादर देन दिस नाउ गवर्नमेंट शुड फॉलो बॉटम्स अप अप्रोच, ठीक है। अब इसमें क्या होता था, देखो, जो पहले के ज़माने में टॉप टू बॉटम अप्रोच में चीज़ें क्या होती थी, बहुत सारे मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग जो है वो अनदेखे अनअटेंडेंट रह जाते थे। इसलिए यहाँ पर एक सजेशन है कि भाई टॉप टू बॉटम की जगह पे हमें बॉटम अप अप्रोच लेना चाहिए कि भाई नीचे से हम ऊपर चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम निचले सेक्शन से सोसाइटी के काम करना चालू कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि जो मार्जिनलाइज सेक्शन है, जो कई बार पहले अनछुआ अनदेखा रह जाता था, उनके बेनिफिट के लिए चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी होंगी। अच्छा, ये जो सजेशन है बॉटम अप अप्रोच का, ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, कई बार जो है हमें क्वेश्चंस आते हैं मेंस में और उस टाइम पर हमें चीज़ें याद नहीं आती कि हम इसमें क्या सजेशन दें। तो आप हर बार ये सजेशन जो भी इस टाइप के सोशल इश्यूज़ हैं या इकोनॉमिकल इश्यूज़ हैं, वहाँ पर आप अपने सजेशन में ये लाइन जो है वो ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर थी। अच्छा, बहुत सारी जो है स्कीम्स भी लाई गई, जैसे दीनदयाल अंत्योदय योजना हो गया, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन हो गया। इनका भी एक बड़ा रोल है कि भाई जो आपका मतलब ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, विकसित भारत की तरफ जो योगदान है उससे जो है इसमें बढ़ोतरी हो सके, ठीक है। ऑल राइट, नेक्स्ट आ जाते हैं टाइमिंग्स जो है ट्रेनिंग्स की। हमने आपको कुछ लैकुनास बताए थे कि भाई पूरे दिन होते, तो ऐसी टाइमिंग्स होनी चाहिए जो कि फीजिबल रहे लोगों के लिए,
ठीक है। और इन ट्रेनिंग्स को पूरे पूरे दिन रखने की बजाय आप 3 से 4 घंटे रखिए, ठीक है, सो दैट जो वुमेन्स हैं, जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं, वो अपने लाइवलीहुड के अलावा अपना कुछ टाइम निकाल के इन ट्रेनिंग्स पर दे सकें, ठीक है। और कुछ जैसे एक ट्रेड्स हैं, जैसे कि अरीका लीफ पेपर प्लेट मेकिंग हो गया, पेपर बैग मेकिंग हो गया, एम्ब्रॉयडरी वगैरह हो गया, इन्हें भी जो है अवॉइड नहीं करना चाहिए, इन्हें भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है, मार्जिनलाइज्ड एंटरप्रेन्योर स्किल्स के में जो है बढ़ोतरी लाने के लिए, ठीक है। और हर एक इशू में क्या नीड ऑफ द आवर है, नीड ऑफ द आवर है कि भाई मशीनरी पुरानी हो चुकी है, उनको नया करिए, टेक्नोलॉजी को नहीं करिए, पुअर डिज़ाइंस जो हैं जो आती थी उनको चेंज करने की ज़रूरत है, लैक ऑफ एक्सेस टू मार्केट्स है उसको ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमारी हो जाती। अब आरसेटीज का क्या रोल है यहाँ पे भाई, तो आरसेटीज को चाहिए कि पहले की बजाय नए फॉर्मूले पर, नए तरीके से, नए फैशन में ये लॉन्च हो इन द फॉर्म ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स, और ये जो है फ्यूचर मार्केटिंग के लिए लोगों को अवेलेबल हो। रोल ऑफ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो है वो नई न्यू एज मार्केटिंग के लिए बहुत अच्छी है, तो उनको अप्लाई करवाना चाहिए, ठीक है। की इंटरवेंशन इस एरियाज में है, जैसे मार्केटिंग सखीज हो गई, कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन्स हो गए, तो इन लोगों को स्पेसिफिकली जो है ट्रेन किया जाता है फॉर डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, कि भाई ये फुलफिलमेंट सेंटर्स को जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर फुलफिलमेंट सेंटर्स होते हैं, वहाँ पर ये रहते हैं और ये नए तरीके से लोगों को बता सकें, ठीक है। तो इसलिए ये जो पूरा इनिशिएटिव है आपका, ये रिस्ट्रक्चर करता है स्किलिंग को, ठीक है, विच विल हेल्प इन मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर यूथ, फॉर वुमेन, ठीक है, टू बूस्ट दी रूरल एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं और विकसित भारत में यानी कि 2047 तक इनका योगदान हो सके, ठीक है। चलिए आ जाते हैं आज के तीसरे आर्टिकल पर, जहां पर हमें बात करनी है रोल ऑफ मिडिल क्लास की, कि भाई सॉरी मिडिल क्लास का क्या रोल है। देखो मिडिल क्लास जो है वो हमेशा से एक बहुत ही बड़ा की ड्राइवर रहा है, फिर चाहे वो देश में इनकम टैक्स के योगदान की बात हो, ठीक है, या फिर किसी स्कीम को अवेल करने की बात हो। तो जो हमारा टारगेट है विकसित भारत का 2047 तक, ठीक है, उस जर्नी में मिडिल क्लास के लिए क्या क्या चीज़ें हुई, जैसे कि आपको पता होगा अगर हम टैक्स स्ट्रक्चर की ही बात करें, ठीक है, तो एक टाइम पर 2 लाख के ऊपर जो है वो इनकम टैक्स स्लैब जो है वो लागू हो जाता था, ठीक है, फिर इसको 2 से बढ़ा के 3 लाख किया गया, फिर 3 से 5 किया गया, फिर 5 से 7 किया गया। आज की डेट में अगर हम बात करें तो अप टू 12 लाख रुपीज़ जिसकी भी इनकम है सालाना की, उन्हें एक भी रुपए इनकम टैक्स में देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर फिर टैक्स स्लैब्स हैं यहाँ पर आपके, ठीक है। तो देखो अभी जो है मिडिल क्लास का साइज क्या है इंडिया में, तो भाई कोई बता सकता है मिडिल क्लास का साइज क्या है। तो अगर हम सीधे सीधे बात करें कि भाई मिडिल क्लास के साइज की कहीं भी कोई डेफिनेशन नहीं दी गई है, सबसे क्लियर चीज़ है। लेकिन जो प्राइस PRICE प्राइस एस्टिमेट्स हैं, इन्होंने प्राइस ने एक इंस्टीट्यूशन है प्राइस, इन्होंने एस्टिमेट किया है 43.2 करोड़, कितना 43.2 CR जो है, दैट इज टोटल हो गया ये 31% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन बिलोंग्स टू मिडिल क्लास। कब का डेटा है ये, 2020 और 21 का, ठीक है, जो कि अब लगभग हो गया है 101 करोड़, ओके, और ये कंट्रीब्यूट करता है टू 61% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। तो मिडिल क्लास का साइज कितना है अभी एट प्रेजेंट का, वो ये है 2020-21 में कितना था 43.2 CR, दैट इज इक्वल्स टू 31%, ठीक है। और ये जो साइज है ये जो है अभी का नहीं है, वैसे तो ये पहुंचेगा आपका 2046 टू 47 में, यानी विकसित भारत के टाइम पे हम 31% से 61% की ग्रोथ कर चुके होंगे, ठीक है, ओके, जो कि इंडिया को अटेन करना है। ये एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब पिछले दशकों में, पिछले 10 साल में, डिकेड में अगर हम बात करें
तो मैंने आपको भी बताया पूरा इनकम टैक्स का जो सबसे पहला योगदान मिडिल क्लास का बनता है कि वो कैसे चेंज हुआ, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख, फिर 5, फिर 10 और फिर फाइनली 12 लाख तक की आज तक की डेट में ये हो चुका है। ठीक है, ऑलराइट। तो ये एस्टिमेट लगाया जाता है। ठीक है, अच्छा, कुल मिलाकर लोगों को जो टैक्स बेनिफिट मिला, ठीक है, वो था लगभग 3 करोड़ का टैक्स बेनिफिट दिया जा रहा है किसको, मिडिल क्लास लोगों को। ठीक है, और जो सैलरीड पर्सन्स हैं उनका जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो भी रेज कर दिया गया है 50,000 रुपए। पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन कितना होता था, 40,000, अभी उसको बढ़ा के कितना कर दिया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन ये अब हो गया है 50,000। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो ईयर था फिस्कल ईयर 2020-21 की अगर हम बात करें तो इसने जो है कुछ मेजर चेंजेस हुए, किसमें, इनकम टैक्स में। ठीक है, क्या हुआ, एक सबसे पहले तो एक नई स्कीम यहां पर आई जिसको हम सिंप्लीफाइड पर्सनल इनकम टैक्स रिजीम के नाम से जानते हैं, जहां पर इनकम टैक्स जो है दैट वर रिड्यूस्ड बट विद अ कंडीशन that no individual taxpayer will have to forgo certain deductions and exemptions। ठीक है, ये जो है यहाँ पर हुआ था, ये आपको ध्यान में रखना है। अब 2025-26 की अगर हम बात करें, अच्छा, नील स्लैब जो है वो रेज हो गया था हमारा 2023 में, फिर अभी आते आते कितना हो गया, 12 लाख तक का। ठीक है, सीतारमन जी ने इसी साल के बजट में ये बताया है हमें। तो यहाँ पर जो लिमिट है फॉर सैलरीड पीपल वो कितनी हो जाती है, 12.75 फॉर सैलरी टैक्स पेयर्स, जहां पर ड्यू टू स्टैंडर्ड डिडक्शंस उन्हें 75,000 रुपए का जो है स्टैंडर्ड डिडक्शंस बताया गया है। ठीक है, अब इस चेंज को अगर हम फॉलो करें तो जो टैक्स पेयर है न्यू टैक्स रिजीम के तहत उसको इनकम कितनी आ रही है साल की, 12 लाख रुपए। बेनिफिट कितना मिल रहा है टैक्स में, 80,000 का। ठीक है, विच इज 100% ऑफ टैक्स पेबल एज पर एग्जिस्टिंग रेट्स। ठीक है, तो ये सारी चीजें इस बार के बजट में मिडिल क्लास को मिली ही मिली हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि टैक्स पेयर्स की जो जनता है तो वो भी बढ़ गई है। ठीक है, क्योंकि लोग अब ज़्यादा विजिलेंट रहने लगे हैं गवर्नमेंट के मूव के तहत। ठीक है, 12 जून 2025 को हाईलाइट किया गया था रिटेल इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन दी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो डिप कर गया, यानी गिर गया है। क्या हुआ है, रिटेल इन्फ्लेशन में एक डिप आया है, कितना, 2.82% का इन जून 2025 में डिप आया है। रिटेल इन्फ्लेशन। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिर मुद्दा आता है पेंशनर्स का। ठीक है, तो जो नेशनल अब पहले जो स्कीम थी उसके तहत अब आ गई है नेशनल पेंशन स्कीम, जिसको हम जो पहले स्कीम थी उसका नाम था नेशनल पेंशन स्कीम। अभी जो स्कीम आ गई है उसको हम बोलते हैं न्यू पेंशन स्कीम। ठीक है, जो कि 14% हो गई है अब पेंशनर्स के लिए, और पहले जो है वो 10% ही थी। ठीक है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जो न्यू पेंशन स्कीम है हमारी वो कब से इम्प्लीमेंट हो रही है, 1 अप्रैल 2025 से इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और इसके तहत जो है जो एवरेज बेसिक पे ड्रॉन हुआ है पिछले 12 महीनों में। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैं इस साल रिटायर हो रही तो पिछले 1 साल में जो मेरा बेसिक पे रहा है, ठीक है, उसके बेसिस पर उसका 50% जो है वो अमाउंट मुझे मिलेगा एज दी अश्योर्ड पेंशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है विद एटलीस्ट 25 ईयर्स ऑफ सर्विसेज। यानी कि अगर मैंने अपनी लाइफ में लगभग 25 साल की सर्विसेज की तो पिछले 1 साल में, ठीक है, और आज की डेट में मैं रिटायर्ड हूँ, तो पिछले 1 साल में जो मेरी एवरेज बेसिक पे रहेगा उसका 50% मुझे एज अ पेंशन मिलेगा। ठीक है, मिनिमम अश्योर्ड पेंशन जो है 10,000 की वो दी जाएगी अपॉन रिटायरमेंट आफ्टर कंप्लीटिंग 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। ठीक है,
इन केस ऑफ एम्प्लॉयज डेथ, अगर कि एम्प्लॉय की बाई चांस डेथ हो जाती है, ठीक है, तो जो फैमिली है दे विल रिसीव पेंशन इक्वल टू 60% ऑफ द अश्योर्ड पेंशन, ठीक है। और जो ये स्कीम है इट इज एक्सपेक्टेड नाउ टू बेनिफिट 23 lakh सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड सेवरल स्टेट गवर्नमेंट्स हैव आल्सो अडॉप्टेड द सेम मॉडल। फिर बात आती है हाउसिंग की। तो प्रधानमंत्री आवास योजना की आपने बात सुनी होगी, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एज वेल एज रूरल। तो ये स्कीम लाई गई कि जो मिडिल क्लास है उसके पास अपना एक घर हो, भाई कितने दिन आप किराए के घर पे रहोगे या इधर उधर रहोगे, तो मिडिल क्लास जो है वो इजीली गवर्नमेंट सब्सिडी के साथ, गवर्नमेंट हेल्प के साथ जो है क्या कर सके, अपना आवास बना सके, उसके लिए स्कीम्स है। दूसरी चीज, जो मिडिल क्लास हाउसेस थे उनको चीपर कॉस्ट पर जो है रेडी होने के लिए गवर्नमेंट ने एक और स्कीम लॉन्च की, पीएम सूर्य घर योजना या मुफ्त बिजली योजना, जिसके तहत सोलर पावर प्लांट्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया और उसमें ये प्रोविजन लाया गया कि देयर इज अ हायर सब्सिडी, एक हायर अमाउंट ऑफ सब्सिडी दी जा रही है, लगभग 60% अमाउंट की, फॉर द फर्स्ट 2 किलोवाट कैपेसिटी ऑफ अ रूफ टॉप सोलर प्लांट, कि अगर आप छत के ऊपर जो है सोलर प्लांट लगवा रहे हो तो लगभग उसमें कितनी 60% सब्सिडी गवर्नमेंट आपको दे रही है, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स थे गवर्नमेंट के जिससे कि हाउसिंग को जो है गवर्नमेंट ने आसान कर दिया। फिर था हमारा लास्ट कनेक्टिविटी का, कि कैसे शहर से शहर जो है कनेक्शन किया जा रहा है। भारत में ओवरऑल जो 1013 किलोमीटर का मेट्रो लाइन ऑपरेशन 2025 तक जो है किया जा रहा है, ठीक है, जो कि 2014 में सिर्फ कितना था 248 किलोमीटर्स का। तो अब आप सोचिए कि जहां आज से लगभग 10 साल पहले हम सिर्फ और सिर्फ लगभग 250 किलोमीटर्स कवर कर रहे थे, वहां हम मोर देन 1000 किलोमीटर कवर कर रहे हैं। क्या हो रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है, दैट टू एट अ वेरी स्मॉलर कॉस्ट, ठीक है। अब जैसे देखो, मान लो कि मैं रहती हूँ दूर गाजियाबाद में और मेरा ऑफिस है गुड़गांव में, अब अगर मैं बाय रोड जाऊं तो बहुत ज़्यादा जो है मेरे पैसे लगेंगे, बट इफ़ आई एम ऑप्टिंग फॉर मेट्रो, 2-3 चीज़ें होती है, एक तो टाइम की बचत, दूसरा पैसों की बचत, तीसरा ईज ऑफ ऑपरेशन कि भाई आप आराम से जाइए मेट्रो ट्रेन्स में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कनेक्टिविटी हो रही है। देन उड़े देश का आम नागरिक उड़ान स्कीम जो है उसके तहत एयर ट्रैवल को जो है और अच्छा किया जा रहा है कि भाई बहुत ही मतलब अफोर्डेबल प्राइसेस में आप एक जगह से दूसरे जगह जा सकते। तो ये कुछ ऐसी स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की जिससे कि मिडिल क्लास को एम्पावर किया जा रहा है, उन्हें विकसित बनाने की, उन्हें डेवलप बनाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लाइफ उनके लिए इजी हो, ये सरकार का जो है क्या है योगदान जो है किया जा रहा है, ठीक है। और इसी तर्ज पे ये देखा जा रहा है कि और भी गवर्नमेंट स्कीम्स के तहत हम लोगों को, आम आदमी को हेल्प करके 2047 तक इसको बढ़ा सकें, ठीक है। चलिए सॉरी, जो नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो है पंचायती राज पर। किस पर? पंचायती राज पे। तो फटाफट से जरा कमेंट करके बताइए कौन से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स थे जिनके तहत पंचायती राज जो है वो आया पिक्चर में, फटाफट से बताइए, ठीक है। अब देखो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में जो इस बार का टॉपिक है वो है एम्पावरिंग द वुमन के ऊपर, कि भाई कैसे औरतों को एम्पावर किया जा रहा है पीआरआई के तहत। तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 1992 में पीआरआई अपने योजना में आया, ठीक है। अब वुमेन जो है, जो औरतें हैं, वो भारत की पॉपुलेशन का लगभग आधा हिस्सा है, ठीक है, और 1/10 जो है ऑफ द ग्लोबल इनकम है। हालांकि 1 आउट ऑफ 100 ऑफ द जो है उनके पास क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो ये कुछ डेटा है, ये नोट कर लो आप लोग, ठीक है। हाफ ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है, फिर 1/10 ऑफ ग्लोबल इनकम इनके पास जाती है, ठीक है, देन 100th मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ये ओन करती हैं,
ओन्ड बाय वुमेन, ठीक है। एंड जो कि नियर बाई क्या है, 70% ऑफ वुमेन बीपीएल हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है। कितनी, 70%। और इसमें से भी 2/3 जो हैं उनके पास क्या है, एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2/3 वुमेन के पास क्या है, एक्सेस टू बेसिक एजुकेशन, पढ़ने का जो साक्षरता का एक वो है वो। तो आप देखो किसी भी सोसाइटी का बहुत ही मेन अंग हैं औरतें, और ये डेटा हमारे पास निकल के आ रहा है जो कि बहुत ही शर्मनाक है, ठीक है। तो इसलिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जैसे पीआरआईज जैसे जो अंग हैं वो स्थापित करने की ज़रूरत है, और इनसे जो है हमारे देश में औरतों के उत्थान करने की ज़रूरत है। वो कैसे होगा, कैसे डेवलपमेंट आएगी, तो भाई पीआरआईज जो है वो काम करता है आपका बिल्कुल ही ग्रास रूट लेवल पर। इसे हम बैकबोन ऑफ ग्रास रूट लेवल्स इन द डेमोक्रेसी, ग्रास रूट डेमोक्रेसी का भी कहते हैं, ठीक है। तो विलेज लेवल पर जहाँ पर आपके ग्राम प्रधान वगैरह सरपंच वगैरह होते हैं, वो लोग कार्य कर सकते हैं और इस डेटा को सुधार सकते हैं, उनका योगदान हो सकता है, ठीक है। और इस पर ही जो है कुछ प्रोविजंस आए वुमेन्स के एक्ट में। तो सबसे पहला जो प्रोविजन था वो ये कहता है, पंचायती राज एक्ट का प्रोविजन, कि ये एक्ट प्रोवाइड करती है फॉर रिजर्वेशन ऑफ नॉट लेस देन 1/3, मिनिमम कितना रिजर्वेशन होना चाहिए, 1/3 रिजर्वेशन होना ही चाहिए फॉर द नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन इंक्लूडिंग SC STs एंड OBCs, कि भाई मिनिमम इतनी जगहों पर तो हमें औरतें चाहिए ही चाहिए हर सीट में। और आगे जाकर के नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑफिसेज ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स इन द पंचायत, यानी कि अगर किसी पंचायत का गठन हुआ है तो वहाँ पर जो सरपंच हैं, जो प्रधान हैं, उनमें भी 1/3 से कम नंबर्स नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें जो है वो पंचायती राज एक्ट ने वुमेन के लिए कंपल्सरी कर दी, ठीक है। अब हम ये भी कह सकते हैं कि जो ये PRI एक्ट था, ये क्या था, ये नर्सरी था ऑफ क्रिएटिंग वुमेन पॉलिटिशियंस फॉर नेशनल पॉलिटिक्स, ठीक है, जो कि 2015 के बाद वुमेन ने इसमें कॉन्स्टिट्यूट किया मोर देन 33% ऑफ द टोटल इलेक्टेड, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स इन इंडिया। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो यहाँ पर हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन सरपंच पाए जाते हैं। कहाँ पर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन सरपंच है, यूपी में, क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन सरपंच कहाँ है या वुमेन प्रधान्स कहाँ हैं, यूपी में, जो कि अभी 19,992 है आउट ऑफ 59,073, ठीक है। हालांकि ये भी 34% ही है टोटल सरपंच का, ठीक है, ये अमाउंट भी अभी भी 50 नहीं पहुंचा है, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में लगभग 3600 वुमेन सरपंचेस हैं, ठीक है, और ये नंबर जो है यहाँ के स्टेट के हिसाब से 58% आता है, जो कि अच्छा है। फिर उसके बाद हम बात करें अगर कि भाई लीस्ट कहाँ हैं, सबसे कम औरतें कहाँ पर हैं एज अ सरपंच, ठीक है, लीस्ट सरपंच है मणिपुर का। तो ये 3 स्टेट आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है डेटा वाइज, ठीक है। ये बताता है कि जो औरतें हैं, नो डाउट दे आर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग, बट स्टिल हायर पार्टिसिपेशन इज नीडेड इन दी रूरल एरियाज, ठीक है। और अभी जो है हम देखें अगर, तो नो डाउट औरतों का जो योगदान है, जो पार्टिसिपेशन रेट है, वो बढ़ रहा है ड्यू टू रिजर्वेशन फॉर वुमेन्स, ठीक है। औरतों के लिए जो रिजर्वेशन प्रोवाइड की जा रही है वो चीज़ बढ़ रही है। हालांकि बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आती हैं यहाँ पर, अभी हम उसकी भी बात करेंगे, बट फर्स्ट लेट्स डील विद द पॉजिटिव वंस, कि वुमेन्स आर एक्टिंग एज द एजेंट्स ऑफ चेंज इन द सोसाइटी। दीज वुमेन्स आर देयर हु आर गोइंग टू रेज देयर वॉइसेज अगेंस्ट इनजस्टिसेस, ठीक है, एंड अट्रॉसिटीज,
और इसी से कहीं ना कहीं चेंज आएगी हमारी सोसाइटी में भी। ठीक है, अब जैसे डोमेस्टिक वायलेंस का अगर हम केस ले लें तो डोमेस्टिक वायलेंस के जो रिपोर्टेड केसेस थे, ठीक है, उसमें अगर देखा जाए तो वो डोमेस्टिक वायलेंस डिक्लाइन हो गया है ड्यू टू एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन प्रधान्स। ठीक है, these women representatives are actively addressing such issues and taking the required steps। जो अपर कास्ट पैट्रियार्क्स था वो भी जो है देखा जाए तो स्टेडली डिक्रीज हुआ है। ठीक है, एंड इस तरीके से जो है औरतें एक दूसरे का सपोर्ट कर रही हैं। हालांकि एक चीज़ आती है, एक क्रिटिसिज्म के तौर पर भी हम ले सकते हैं कि बहुत सारे गाँव में, बहुत सारे क्षेत्रों में ऐसा होता है कि नो डाउट देयर इज़ अ वुमेन सरपंच, बट उनके नाम पे सरपंच पति काम कर रहे होते हैं, उनके जो पति होते हैं, पापा होते हैं, भाई होते हैं, वो लोग काम कर रहे होते हैं, एंड उन्होंने अपने घर में से किसी एक जो है व्यक्ति को, किसी एक महिला को जो है खड़ा कर दिया गया होता है इन ऑर्डर टू टेक द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। तो वहाँ पर क्या, तो देखिए बड़ी सिंपल सी चीज़ है कि नो डाउट ऐसा होता है, वो वहाँ पर औरतें जो हैं एज अ डमी ही काम करती हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक जो हम होप रख सकते हैं, एक उम्मीद रख सकते हैं कि भाई कुछ टाइम बाद ये आएंगी पिक्चर में, वो चीज़ वहाँ से जागृत होती है। ठीक है, ये एक ड्रॉबैक है नो डाउट, बट इस ड्रॉबैक का बहुत बड़ा फ़ायदा भी हुआ है कई जगहों पर। ठीक है, तो डिफ़िकल्टीज़ क्या हैं जो वुमेन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को फेस करनी पड़ती है। ठीक है, सबसे पहला तो पॉलिटिकल इंटरवेंशन, कि भाई हर चीज़ में पॉलिटिकल इंटरवेंशन होता रहता है। वुमेन जो है वो एक्ट करती हैं एज प्रॉक्सीज फॉर मेन, जैसा मैंने अभी आपको बताया, किसी के पति, किसी के भाई, किसी के जो है फादर जो है वो रोल प्ले कर रहे होते हैं। हस्बैंड्स का बहुत ज़्यादा इंटरवेंशन होता है, अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो उसमें जो हस्बैंड है या परिवार के अन्य लोग हैं वो बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं। ठीक है, नेगेटिव पब्लिक ओपिनियन बन जाता है रिगार्डिंग वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप। बहुत सारी जगहों पर आज भी ये समस्या है कि भाई अब औरत ही जो है नेतृत्व करेगी, हमने क्या कर रखा है। ठीक है, तो ये वाला माइंडसेट जो है ये भी बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इलिटरेसी या लो स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें एजुकेशन में, तो कई जगहों पर औरतों को ज़्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं जाता है, उसका भी एक जो है नुकसान होता है कि भाई ये फ़ायदा ही नहीं मिलता है औरतों को। ठीक है, ट्रेनिंग कोर्सेज नहीं है स्पेसिफिक कि भाई उसको पढ़ के मतलब जान के या सीख के जो है वो काम कर सकें। इलेक्टेड परिवारों में भी ये होता है कि कई बार मेल डोमिनेंस बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो ये सारे कुछ मतलब ड्रॉबैक्स हैं जो वुमेन इलेक्टेड सरपंचेस को या रिप्रेजेंटेटिव्स को झेलने पड़ते हैं। अब सजेशंस यहाँ पर दिए हुए फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन पंचायत, कि भाई स्पेशल ट्रेनिंग होनी चाहिए, लिटरेसी रेट को बढ़ाने के लिए स्कीम्स आनी चाहिए। ठीक है, इलेक्शंस जो है वो फ्री और फेयर मैनर में कंडक्ट कराने चाहिए, ये सारी चीज़ें। तो इस तरीके से जो हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है वो हेल्प करा, कैसे, औरतों के रोल को बढ़ा करके, ठीक है, उन्हें रिजर्वेशन दे करके, उनका जो प्रेजेंस है सोसाइटी में वो बरकरार करके, उनके लिए अलग अलग स्कीम्स ला करके, ठीक है, एजुकेट करा करके पीआरआई जो है वो उन्हें बढ़ोतरी दे रहा है, हेल्प कर रहा है। और इस हेल्प से क्या होगा, बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स, ठीक है, जैसे कि अल्कोहलिज्म, चाइल्ड मैरिजेस, डाउरी सिस्टम, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, अनटचेबिलिटी, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, वुमेन एट्रॉसिटीज, ठीक है, ये सारे जो तमाम इविल्स हैं हमारी सोसाइटी में, उनके खिलाफ लड़ने के लिए एक सशक्त जो है व्यक्ति को क्या कर रहा है, पावरफुल बना रहा है, एक वुमेन को पावरफुल बना रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आर्टिकल है इस बार की योजना का। इसको प्लीज़ अच्छे से समझिए, नोट डाउन करिए जो चीज़ें मैंने यहाँ आपको बताई हैं, और उन डेटाज को, उन फैक्ट्स को अपने आर्टिकल्स में आप यूज़ कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो MAGP बैच 2 है वो लॉन्च हो रहा है, उसके रजिस्ट्रेशंस ओपन हो गए हैं, जहां पर 1 कोर्स 1 मेंटोर 1 कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर मेंस आपको मिल रहा है, नॉट MAGP बट UPSC मेंस PYQ अस्त्रा बैच जो है, ठीक है, जहां सिद्धार्थ भैया आपको पर्सनली मेंस के लिए गाइड कर रहे हैं। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इंपॉर्टेंस है 11 साल के UPSC मेंस PYQs 2013 से 2024 तक के इसमें कवर किए जाएंगे। सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस है, इन डेप्थ वीडियो डिस्कशंस हैं, लेक्चर्स हैं यहाँ पर,
थीमेटिक और ट्रेंड बेस्ड अप्रोच के साथ 4 लेवल्स का पावर पैक नोट्स मिल रहा है आपको, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 का। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आंसर स्ट्रक्चर एंड वैल्यू एडिशन भी इसमें करवाया जा रहा है। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू द आंसर राइटिंग फॉर मेंस, क्योंकि मेंस ही आपको सिलेक्शन दिलाता है और मेंस को ईजिली क्रैक करने के लिए ज़रूरी है कि हम PYQs को ध्यान में रखें, क्योंकि भाई PYQs आर नॉट द पास्ट बट दे आर द पाथ। PYQs ही हैं जो आपको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, तो ये बैच फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको मेंस की प्रिपरेशन आप फिलहाल कर रहे हैं, चाहे 2026 के लिए, 25 के लिए। हमारा ये बैच 2 जो है लॉन्च हो चुका है आफ्टर अ ह्यूज सक्सेस ऑफ बैच 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है एडवांसिंग वुमेन लेड डेवलपमेंट, दैट इज जेंडर बजटिंग। तो देखो 2 चीजें होती है, एक होती है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग क्या है? सिंपल सा मतलब है कि जो हमारा बजट है उसमें जेंडर इक्वालिटी को लाए जाने वाली जो चीजें हैं, जो इंडिकेट करती हैं कि नहीं हम जेंडर इक्वालिटी की तरफ जो है कार्य करेंगे, वो होता है हमारा आपका जेंडर बजटिंग। ठीक है, और जेंडर बजटिंग का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो रिलेट करता है जेंडर इक्वालिटी के तहत। ठीक है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी ही जो है वो दिलाएगा एसेंशियल स्ट्रैटेजी फॉर अचीविंग इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो जो जेंडर बजटिंग है ये इमर्ज हुआ एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी टूल। ठीक है, कैसे इमर्ज हुआ? एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव पॉलिसी टूल के तहत कि भाई जो कि इंटीग्रेट करेगा जेंडर पर्सपेक्टिव को इनटू प्लानिंग, एलोकेशन एंड असेसमेंट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। कि हम जो भी पब्लिक एक्सपेंडिचर करने जा रहे हैं, हम जो भी जो है एलोकेशन दे रहे हैं बजट का, हम जो भी प्लानिंग कर रहे हैं उसमें जेंडर रोल्स के अकॉर्डिंग किया जाए। जेंडर बजटिंग का यही मतलब है, जेंडर पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखकर की जाने वाली एलोकेशन, प्लानिंग एज वेल एज जो हमारा वो है असेसमेंट है। ठीक है, तो क्यों ज़रूरी है जेंडर बजटिंग? जेंडर बजटिंग इसलिए ज़रूरी है कि जो हमारे देश में वुमेन लेड डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जेंडर बजटिंग क्या करता है? इट बिल्ड्स अ स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क फॉर वुमेन लेड डेवलपमेंट ग्रोथ। ठीक है, तो जेंडर बजटिंग का जो पूरा का पूरा फिजिकल अप्रोच है वो ये दिखाता है कि भाई हम जेंडर बजट पर्सपेक्टिव को अपने नॉर्मल बजटरी पर्पसेस के साथ, प्रोसेसेस के साथ मिक्स करके एक्सपेंडिचर फ्रेमवर्क बनाने जा रहे हैं। ठीक है, और इवोल्यूशन जो है जेंडर बजटिंग का इंडिया में वो ये दर्शाता है कि भाई देयर इज अ ग्रोइंग रिकॉग्निशन ऑफ द नीड फॉर इंक्लूसिव गवर्नेंस। इंक्लूसिव गवर्नेंस के लिए हमारा जेंडर बजटिंग इज दी की। देखो एक होता है भाई आप नॉर्मल बजट कर दो किसी भी चीज़ का, एक होता है यदि हम ध्यान में रख के करें कि भाई मार्जिनलाइज्ड वुमेन सेक्शन को, जिनको कि भाई फ़ायदा नहीं मिला है। अभी हमने एक पीछे आर्टिकल किया था PRI वाला, उसमें हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इलिटरेसी रेट्स हैं। ठीक है, डेटा हमारे पास जो आया कि भाई इतना ही जो है इतनी औरतें हमारा ओन करती हैं मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मोर देन 70% जो है वो अभी भी BPL है। उसके लिए ज़रूरी हो जाती है इसको अचीव करने के लिए क्या करना? जेंडर बजटिंग को। ठीक है, तो इंडिया का जो जेंडर बजट है उसके जो एफर्ट्स हैं दे हैव इवॉल्व्ड फ्रॉम अ फोकस ऑन वेलफेयर। अब ये जेंडर बजटिंग कैसे इवॉल्व हुई? वेलफेयर बेस्ड स्कीम्स पर फोकस करके। ठीक है, तो जेंडर बजटिंग को हम कैसे अचीव करेंगे? थ्रू वेलफेयर स्कीम्स। अब बहुत सारी स्कीम्स इसमें आई भी थी, अभी आपको मैं बताऊंगी भी। ठीक है, जैसे हमने अभी मुद्रा योजना पढ़ा या PMEGP ही पढ़ा, उसमें भी औरतों का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, मतलब बहुत बड़ा सेक्टर उनके लिए रखा गया है कि भाई अगर औरतें लोन लेती हैं, औरतें बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो उनके लिए सब्सिडी ज़्यादा है। ठीक है, रेट्स जो हैं वो थोड़े से कम हैं, मिनिमल हैं। तो ये सारी तमाम चीज़ें रहती हैं। अब जो हमारा बजट है इस साल का 25-26 वाला, उसको हम बोलते हैं कि यहाँ पर जो जेंडर बजट है वो रीच किया है अप टू 4.49 लाख करोड़ रुपीज़।
ठीक है, जिसमें कि लगभग 37.7% का जो है जंप देखा गया है। ठीक है, अब जेंडर बेस्ड बजट स्टेटमेंट जो है उसको हम कैटेगराइज करेंगे अगर, ठीक है, तो यहाँ पर कैटेगराइज किया गया है, देखो ये पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो यहाँ पर कुछ स्कीम्स ऐसी हैं जहाँ पर 100% एलोकेशन है, किसे, वुमेन को। ठीक है, ये कितना है, 39% ऑफ द बजट है। कौन कौन सी इसमें स्कीम्स आ जाती हैं, जैसे मटर्निटी बेनिफिट स्कीम हो गया, मातृवंदना योजना हो गया, वन स्टॉप सेंटर स्कीम हो गया, वुमेन हेल्पलाइंस हो गया। ठीक है, तो ये स्कीम्स क्या, ये स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए हैं। दूसरा आता है जहाँ पर 30 to 99% एलोकेशन औरतों के लिए है। सबसे ज़्यादा इसका परसेंटेज दैट इज 61%। इसमें जैसे आपका मनरेगा हो गया, पीएम आवास योजना हो गया, समग्र शिक्षा योजना हो गया, ये वाली स्कीम्स आ गई। फिर आती है हमारी स्कीम जहाँ पर लेस देन 30% एलोकेशन है वुमेन के लिए, वो है 3.75 का, जैसे मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम्स इन हेल्थ, सैनिटेशन, स्किल डेवलपमेंट, पार्शियल जेंडर टारगेटिंग का, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम योगदान किसका है, जहाँ पर 30 to 99% का एलोकेशन किया गया है। ठीक है, अगर हम सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात करें नेशनल लेवल पर, तो वो भी इम्प्रूव हो गया है, 918 हो गया है। ठीक है, सॉरी 918 2014-15 में था, वो अब इम्प्रूव हो गया 930 हो गया है। देन 77 करोड़ प्लस सैनिटरी पैड्स जो हैं वो इंश्योर किए जा रहे हैं एट जस्ट अ कॉस्ट ऑफ 1 रुपी। ठीक है, जन औषधि केंद्र आज पर, और सक्षम आंगनवाड़ीज जो हैं उन्हें भी बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, अब इसके अलावा जो हमारा बजट है 25-26 का, वो ये दिखाता है कि एक सब्सटेंशियल कमिटमेंट की जा रही है टुवर्ड्स वुमेन डेवलपमेंट अक्रॉस की मिनिस्ट्रीज, जैसे कि मिशन शक्ति है जो कि देन सक्षम आंगनवाड़ी है, पोषण 2.0 है। ठीक है, देन इसके बाद लगभग 1.5 लाख करोड़ डेडिकेट किए गए हैं प्रोग्राम्स के मनरेगा के तहत। ठीक है, जिसमें जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण आ जाता है। ओके, देन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने एम्पावर किया लगभग नियरली 5 मिलियन वुमेन थ्रू डिजिटली ड्रिवन स्किलिंग। ठीक है, प्रधानमंत्री कौशल योजना के तहत। ठीक है, मुद्रा प्लस इनिशिएटिव आ गया है, डिजाइन टू सपोर्ट फर्स्ट टाइम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बाय ऑफरिंग टर्म लोन्स अप टू 2 करोड़। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है अभी हो रही हैं। बहुत सारे वुमेन इनिशिएटिव्स हैं, यहाँ आपको दिया भी गया, मुद्रा योजना, लखपति दीदी इनिशिएटिव, स्टैंड अप इंडिया, न्यू एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, तो ये सारी तमाम स्कीम हमारे देश में लागू हो गई हैं। मुद्रा योजना के तहत कोलेट्रल फ्री लोन्स दिया जा रहा है 20 लाख रुपए का फॉर दी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, जो हमने अभी तरुण प्लस कैटेगरी सुना था उसके तहत में। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हुआ है यहाँ पर। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, सारे डेटाज यहाँ पर दिए हुए हैं। लिटरेसी लेवल के लिए डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी को एलोकेशन दिया गया 78,572 करोड़ का। ठीक है, समग्र शिक्षा अभियान इंडिया का फ्लैगशिप स्कूल एजुकेशन प्रोग्राम है, उसके लिए चीज़ें की गई हैं। भारत नेट प्रोजेक्ट को जो है फंड्स डाले गए हैं, जिससे कि ब्रॉडबैंड के थ्रू हर स्कूल को, हर गवर्नमेंट स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी हेल्थ केयर को जोड़ा जा सके। ठीक है, ये सारी तमाम चीज़ें। देन जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में भी जो है औरतों को फ़ायदा मिल रहा है। ठीक है, इसमें 11.07 करोड़ बेनिफिशरीज हो चुकी हैं बाई मार्च 2025। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं। मिशन शक्ति जो है उसको लाया गया है, दैट इज़ अ फ्लैगशिप प्रोग्राम प्रमोटिंग वुमेन्स एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं। अब इसके बाद मुद्दा आता है कि भाई 25-26 में यूनियन बजट ने जिनमें इंक्रीज़ किया है एम्फसिस फिनेंशियल इंक्लूजन के तहत, वो क्या क्या है, तो नए टर्म लोन स्कीम लाई गई है। ठीक है, मुद्रा प्लस, जैसे कि भाई वुमेन्स को टर्म लोन स्कीम दी जाए। देन कस्टमाइज्ड क्रेडिट कार्ड्स बनाए गए माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए। टारगेटेड फंडिंग फॉर वुमेन लेड एंटरप्राइजेज हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये सारी नई चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है कि भाई औरतों को सशक्त बनाया जा सके। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है नाइट्रोजन पॉल्यूशन पर। भाई बहुत बार हमने सुना है कार्बन पॉल्यूशन के बारे में, बट एक्चुअली में अगर हम देखें तो नाइट्रोजन पॉल्यूशन जो है वो एक बहुत ही बड़ा क्राइसिस बन चुका है हमारे प्लैनेट के लिए, हम देश के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस और होने वाले क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है,
फूड प्रोडक्शन हो गया, चाहे वो ऑर्गेनिक हो या इंडस्ट्रियल हो, वो जब मिसमैनेज हो जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो सॉइल डिग्रेड करने लग जाते हैं, ठीक है, सॉइल को जो है हानि पहुंचाने लग जाते हैं और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को बढ़ाते हैं। और इसी से क्या होता है, हमारे वातावरण में, हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन पोल्यूशन जो है वो बढ़ते जा रहा है। अब ये क्या कर रहा है, ये डिसरप्ट कर रहा है बायो जियोकेमिकल साइकिल्स को। तो नाइट्रोजन जो है वो इंडिस्पेंसिबल है टू लाइफ एंड इट इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन्स हमारे आसपास डेवलप हो रहे, न्यूक्लिक एसिड्स डेवलप हो रहा है। हालांकि जो रिएक्टिव नाइट्रोजन है वो क्या फॉर्म कर रहा है, वो फॉर्म कर रहा है अमोनिया, नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रेट्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ठीक है, जिससे कि अर्थ का इकोसिस्टम अब्जॉर्ब कर रहा है और एनवायरमेंटल डैमेज हो रहे हैं। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये एक ग्रीन हाउस गैस है जो कि 300 टाइम्स ज़्यादा हानिकारक है एज कंपेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड। और ये चैलेंज सबसे ज़्यादा कहाँ है, साउथ एशिया में, ठीक है, जहाँ पर हाई इनपुट एग्रीकल्चर डेंस पॉपुलेशंस पुअरली मैनेज तरीके से वेस्ट सिस्टम को कर रही हैं, ठीक है। और भारत जो है वो आज घर बन चुका है लगभग 1.4 बिलियन पीपल का, ठीक है। 2018 में नेचर मैगजीन या नेचर इंडिया में रिपोर्ट आई थी कि भाई इंडिया जो है इट्स अ कंट्री फॉर ग्लोबल हॉटस्पॉट फॉर नाइट्रोजन पोल्यूशन, ठीक है। और ग्लोबल एस्टिमेट दिखाता है कि हाफ ऑफ नाइट्रोजन अप्लाइड इन एग्रीकल्चर इज यूटिलाइज्ड बाय दी क्रॉप्स, द रेस्ट इज लॉस्ट टू द एनवायरमेंट कंटेमिनेटिंग वाटर, एयर एंड इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा एनवायरमेंटल कॉस्ट है नाइट्रोजन का, ठीक है, जो कि इंडिया में अराउंड $78 बिलियन का बन रहा है एज पर द डेट ऑफ 2017। इंडिया का जो एग्रीकल्चर है वो इंटेंसिफाई कर रहा है, ठीक है, हेविली ऑन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स। किस पर डिपेंडेंट हो गया है, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स पर, ठीक है। और एक असेसमेंट में पता चला है कि इंडिया अप्लाई करता है 17 मिलियन टन्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर पर ईयर, ठीक है। और जो प्लांट्स हैं वो फिर भी सिर्फ 33% ऑफ नाइट्रोजन अब्जॉर्व कर रहे हैं टू द मेजर सीरियल क्रॉप्स लाइक राइस एंड व्हीट, ठीक है। की स्टेट्स इसमें जो है न्यूट्रिएंट ट्रैकिंग, उसमें अगर हम बात करें तो बताता है इंडिया का जो ग्रेन बेल्ट है जैसे कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, नियर बाई रीजन्स, ये कैरी करते हैं सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन सरप्लसेस जिसको हम कहते हैं। ब्रेड बास्केट की बात करें जैसे बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ये कंसिस्टेंटली एग्जिबिट कर रहे हैं हायर नाइट्रोजन सरप्लसेस पर हेक्टेयर देन द नेशनल एवरेज, ठीक है। तो ये जो पूरा हमारे पास डेटा है वो हमें बता रहा है कि भाई एक बहुत ही बड़ी नीड है ऑर्गेनिक फार्मिंग की, जिसको करना ज़रूरी है विद द टाइम। और इसीलिए सस्टेनेबल फार्मिंग को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, जिसके तहत परंपरागत कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, नेशनल बैम्बू मिशन, ये सारे जो ऑर्गेनिक मिशंस हैं उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्नॉलेज भी किया इस साइलेंट क्राइसिस को और काफ़ी सारे न्यूमरस स्टेप्स भी लिए हैं, जैसे फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको मैंडेटरी कर दिया गया है कि भाई आप स्ट्रिक्ट एमिशन लॉज को फॉलो करेंगे 24/7 कॉन्टिन्यूस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अमृत एंड नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा जैसे मिशंस लॉन्च किए हैं गवर्नमेंट ने। अच्छा, चाइना की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो चाइना ने एक टारगेट सेट किया है फॉर अ जीरो इंक्रीज इन फर्टिलाइजर यूज इन 2015, और इस एक पर्टिकुलर स्कीम ने चाइना की क्या किया, रिजल्ट्स दिया, ठीक है। ईयू का जो नाइट्रेट डायरेक्टिव लिमिट जो है डायरेक्टिव है वो लिमिट करता है नाइट्रोजन एप्लीकेशन को इन वल्नरेबल जोन्स में, ठीक है। और अभी श्रीलंका ने भी जो है अब्रप्ट बैन लगा दिया है ऑन सिंथेटिक फर्टिलाइजर इन 2021। हालांकि दिस हैज़ लेड टू शार्प डिक्लाइंस इन द क्रॉप यील्ड्स एंड फार्मर प्रोटेस्ट हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ ब्लैंकेट ऑफ बैन्स विदाउट ट्रांजिशन सपोर्ट। तो ये देश भी इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम उसके उपलक्ष्य में, हम भी, ऐसा नहीं कि हमारा देश नहीं कर रहा है, बट वो कम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया को सिक्योर करने के लिए, फ्यूचर में रिड्यूस करने के लिए नाइट्रोजन पोल्यूशन को कुछ सेट ऑफ एक्शनेबल और कोऑर्डिनेटेड स्ट्रैटेजीज की ज़रूरत है, जैसे कि स्ट्रेंथन कोलैबोरेटिव पार्टनरशिप विथ एग्रीकल्चर, कि भाई आप जो है
अपना कोलैबोरेशन जो है ऑफ पार्टनरशिप्स जो है वो बढ़ाएं, ठीक है। सेकेंडली, सपोर्ट स्टेट्स एंड रूरल कम्युनिटीज विथ इंटीग्रेटेड वाटर स्ट्रैटेजीज। thirdly, use India's environmental regulations to drive progress and innovations. Then launch a national nitrogen mission, सबसे ज़्यादा ज़रूरी. Then integrate nitrogen into India's climatic commitments. Reform fertilizer subsidies for efficiency. ये तमाम वो steps हैं जिनके यूज से हम भारत में नाइट्रोजन पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। देन स्ट्रेंथन रेगुलेशन एंड एनफोर्समेंट इन पॉल्यूशन हॉटस्पॉट्स। वो हॉटस्पॉट्स जैसे कि पंजाब, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, जहाँ नाइट्रोजन जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा सरप्लस में है, वहाँ पर स्ट्रेंथन रेगुलेशन करिए, स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लाइए, ठीक है। देन प्रमोट इंटीग्रेटेड सॉइल रेमिडिएशन, न्यूट्रिएंट एंड सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। एक सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम भी आई थी, ठीक है, उसके तहत जो है इसको प्रमोट किया जाए। देन अवेयरनेस बढ़ाई जानी चाहिए, मार्केट बेस्ड इंसेंटिव्स लगाने चाहिए, एंड रिसर्च, इनोवेशन और इंडिजीनियस नॉलेज पर तो हमेशा ही कार्य करना चाहिए। तो ये सारे स्टेप्स अगर हम अप्लाई करते हैं तो कहीं ना कहीं नाइट्रोजन पोल्यूशन जो है उसकी रोकथाम हो सकती है, उसका जो लेवल है, जो कंटेमिनेशन है, उसको कम किया जा सकता है, जिसके तहत क्लाइमेट चेंज भी नहीं उतना परेशान करेगा, ठीक है। हमारा जो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है वो कम हो जाएगा, हमारी सॉइल्स हेल्दी हो जाएंगी। ये सारी तमाम चीज़ें यहाँ पर सजेशंस में आपको दी हुई हैं, ठीक है। बट यहाँ पर जो नाइट्रोजन पॉल्यूशन है भारत का, क्यों ज़रूरी है इसके इन पॉइंट्स को ध्यान में रखना, बिकॉज दिस इज़ अ साइलेंट स्टॉर्म गैदरिंग स्ट्रेंथ। ये एक शांत स्टॉर्म है या कह लो कि तूफान है जो कि धीरे धीरे पेस पकड़ रहा है। इसको रोकना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने इसको नहीं रोका तो हमारे इन्वायरमेंट लॉस बहुत ज़्यादा होगा। और अभी आप देख ही रहे हैं कई जगह लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, बादल फटने की न्यूज़ आ रही है, अभी हाल ही में आई थी। तो ये सब कहीं ना कहीं कहाँ से हो रहा है, ये इन पॉल्यूशंस का ही क्रिएशन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है डिजिटल डिकेड पर, कि भाई 2020 से 2030 तक का जो हमारा भारत है वहाँ पर हमें इंडिया का डिजिटल डिकेड ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो डिजिटल इकोनॉमी है वो अभी कंट्रीब्यूट कर रही है 11.7% 2022-23 के डेटा पर, और अभी 2024-25 के डेटा पर ये ग्रो होके कितनी हो गई है, 13.4%, ठीक है। तो यानी कि 13.42% हमारी जनता डिजिटली एक्टिव है, विथ एडवांसमेंट इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स, ठीक है। टेलीकॉम पेनिट्रेशन, इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। कनेक्शंस जो हैं टेलीकॉम के, टेलीफोन्स के, वो बढ़ के लगभग 120 प्लस करोड़ हो गए हैं इन अप्रैल 2025। ब्रॉडबैंड कनेक्शन की अगर हम बात करें तो वो भी बढ़ गए हैं, ठीक है। 6.1 करोड़ थे 2014 में, अभी ये 94.92 करोड़ हो गए अगस्त 2024 का डेटा अगर हम देखें तो। और भारत में 6,15,836 विलेजेस जो हैं, 836 विलेज जो हैं, वहाँ पर 4G कनेक्टिविटी मोबाइल की बढ़ गई है, ठीक है। इंडिया ने 4.74 लाख का 5G बेस ट्रांस रिसीवर स्टेशन बनाया है, ठीक है, जिससे कि अभी 5G सर्विसेज कवर कर रही है 99.6% ऑफ द कंट्रीज डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। तो ये सारे आपको डेटा यहाँ मिल रहे हैं। भारत नेट की बात करें तो 2.18 लाख ग्राम पंचायत जो हैं वहाँ पर स्पीडी इंटरनेट की सुविधा है, ठीक है। इस तरीके से आधार बिल्डिंग ट्रस्ट विद टेक्नोलॉजी की बात करें तो एज ऑफ अप्रैल 2025 141.88 करोड़ आधार आईडीज डेवलप हो चुकी हैं, बन चुकी हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करो तो डीबीटी हैज क्रॉस 44 लाख करोड़ एज ऑफ नाउ, ठीक है। एलपीजी कनेक्शंस बढ़ गए हैं। ओपन नेटवर्क डिजिटल ओएनडीसी की अगर हम बात करें जो कि 2022 में ही आया था, ये एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटाइज करता है डिजिटल कॉमर्स को, ठीक है। एमएसएमईज वगैरह के क्षेत्र में इसको बढ़ावा देता है। देन यहाँ पर जेम की बात हुई है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस की, ठीक है। ये भी डिजिटली जो है आपका ई मार्केट प्लेस है जिसमें कि ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट वगैरह होती हैं, ठीक है। इसकी अगर हम अचीवमेंट्स देखें तो 1.6 लाख प्लस गवर्नमेंट बायर्स जो हैं वो, एंड ओवर 22.5 लाख सेलर सर्विस प्रोवाइडर्स हो चुके हैं, ठीक है। कर्मयोगी भारत एंड आईगॉट स्कीम्स की बात की गई है, जहां पर कि सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग की
चर्चा होती है, ठीक है, कि उसके तहत कैसे वो किया जा रहा है। एज ऑफ May 2025 more than 1.07 कर्म योगीज हैव बीन ऑनबोर्डेड इनटू द प्लेटफॉर्म, और इन्हें ऑफर किए जा रहे हैं लगभग 2500 से भी अधिक कोर्सेज फॉर गवर्नेंस, डोमेन्स एक्सेट्रा, ठीक है। देन डिजी लॉकर का आपको पता ही है, हम अपने हमारे सारे ऑथेंटिकेटेड डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो डिजी लॉकर पे सेफ हैं, ठीक है। उमंग की बात की जाए, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, तो ये एक सिंगल प्लेटफॉर्म है फॉर ऑल द इंडियन सिटीजन्स टू एक्सेस इंडियाज ई गव सर्विसेज, ठीक है। इसमें भी हमने काफ़ी सारा वो देखा। देन PMG दिशा है, ठीक है, कि भाई इसको लॉन्च किया गया था PMG दिशा को, ठीक है, इन 2017 टू प्रमोट डिजिटल लिटरेसी, ठीक है, एंड एम्पावर रूरल इंडिया, ठीक है। तो इसके तहत क्या क्या चीज़ें हुई, NILIT हुआ, स्किल डेवलपमेंट हुआ, फ्यूचर स्किल्स प्राइम प्रोग्राम आया, ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेशनल क्वांटम मिशन एंड नेशनल AI मिशन जो है, इंडिया AI मिशन को लॉन्च किया गया, इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को लॉन्च किया गया, जिससे कि वर्ल्ड लेवल पर हो रहे जो आधुनिक उपयोग हैं, जो इनोवेशंस हैं, उनके कंपैरिजन में इंडिया भी खड़ा हो सके और आउट परफॉर्म कर सके, और इंडिया बहुत रैपिडली इन एडवांसिंग टेक्नोलॉजीज में परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो ये सारा जो डेटा है वो आपको मालूम होना चाहिए, उसके की अचीवमेंट्स मालूम होने चाहिए, सो दैट अगर डिजिटल इंडिया पर या डिजिटल ग्रोथ पर अगर कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको लिख सकें, ठीक है। चलिए, तो फिर आज का इसी के साथ लास्ट जो आर्टिकल है वो आ जाता है हमारा एंटी इमरजेंसी मूवमेंट, जिसको हम संविधान हत्या दिवस के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस दिन को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा कि इट्स अ संविधान हत्या दिवस, ठीक है। जून 25 को जो है प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि ये संविधान हत्या दिवस है, वो दिन जब फंडामेंटल राइट्स को, ठीक है, सस्पेंड कर दिया गया था। फंडामेंटल राइट्स, बेसिक अधिकार जो हमारे बेसिक राइट्स जो हैं, जो हर इंडियन सिटीजन के होने चाहिए, अगर हम उनको सस्पेंड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमारी फ्रीडम सप्रेस हो रही है, ठीक है। हमें बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया जा रहा है, लोगों को जो है जेलों में बंद किया जा रहा है विदाउट गिविंग अ प्रॉपर जस्टिफिकेशन कि भाई क्या क्राइम किया है आपने। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस दिन को इन्होंने बोला कि ये ऐसा है, ठीक है। और उन सभी लोगों को याद किया मोदी जी ने जिनका कि देहांत हो गया था इस 75 to 77 के बीच में, ठीक है। तो इस पूरे आर्टिकल में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स जो 1975 की इमरजेंसी के दौरान लागू किए गए थे, जिसमें सबसे पहला आता है 38th अमेंडमेंट एक्ट 1975, जिसमें कि बार्ड कर दिया गया था कोर्ट को कि भाई आप प्रेसिडेंट के डिसीजन को क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। इट मेड द डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी बाय द प्रेसिडेंट नॉन जस्टिसिएबल, कि भाई प्रेसिडेंट को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है प्रेसिडेंट के डिसीजन को। They also made the promulgation of ordinances by the President, Governor, Administrator of Union Territories non-justiciable. And lastly, they empowered the President to declare different proclamations of national emergency on different ground simultaneously. इन्होंने प्रेसिडेंट को ये सारे अधिकार दे दिए थे। फिर आता है हमारा 39th अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, VP, PM एंड स्पीकर could not be challenged in the court. भाई चाहे आप कितने ही जो है गलत तरीके से इलेक्शंस करा लीजिए, बट उन्हें चैलेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास हुआ था ड्यूरिंग द इनफेमस इमरजेंसी इन इंडिया। क्यों? क्योंकि इसका एम था नलीफाई करना इलाहाबाद हाई कोर्ट के डिसीजन को, जजमेंट को, जो कि क्वैश करता है मिसेस इंदिरा गांधीज इलेक्शन ऑन ग्राउंड्स ऑफ इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस। तो राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी का जो ये केस था इलाहाबाद हाई कोर्ट में, उसमें हाई कोर्ट ने कह दिया था कि नहीं, माल प्रैक्टिसेस का उपयोग हुआ है। तो इस अमेंडमेंट के तहत इस बात को खारिज कर दिया जाता है कि भाई आपका कोई अधिकार नहीं है, आप क्वेश्चन ही नहीं कर सकते, ठीक है। और इसने एक नया आर्टिकल भी इंसर्ट किया था 329A, जो कि रिप्लेस करता है आर्टिकल 71 विद अ न्यू प्रोविजन, ठीक है। देन आता हमारा 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो कि आया था 1976 में। इसने DPSP को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर क्या दिया? प्राइमेसी दिया, ठीक है।
प्रायोरिटी दिया। देन इसने जुडिशियल रिव्यू को, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जुडिशियल रिव्यू को बार्ड किया कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप जुडिशियली रिव्यू नहीं कर सकते हैं। देन इन्होंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर्स को भी कर्टेल किया और ड्यूरेशन ऑफ द लेजिस्लेचर इन द कंट्री जो है वो बढ़ा के 5-6 साल से जो है 5 से 6 साल कर दी गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद प्री सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई न्यूज़पेपर्स पे। एडिटर्स को बोला गया कि भाई आप गवर्नमेंट क्लियरेंस लीजिए बिफोर आप अपने न्यूज़पेपर में कुछ भी अगर पब्लिश कर रहे हैं। एक नेशनल सेंसर और रीजनल सेंसर अपॉइंट किया गया कि भाई आपका काम ही है सिर्फ और सिर्फ प्रेस में आ रही चीज़ों को देखना, ठीक है, उसको मॉनिटर करना। और रेडियो फोटो ट्रांसमिशन को लाया गया अंडर गवर्नमेंट क्लियरेंस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई। फिर आता है हमारा आर्टिकल 358 और 359 जिसको इन्वोक किया गया। आर्टिकल 358 जो है वो क्या करता है, वो सस्पेंड करता है प्रोटेक्शंस को जो कि दिए हुए हैं आर्टिकल 19 में। आर्टिकल 19 जो हमारा है ये बात करता है 6 फ्रीडम्स की। ठीक है, 6 फ्रीडम की। कौन कौन सी फटाफट से कमेंट करके बताइए। तो इसमें जो है आर्टिकल 358 ने क्या किया कि भाई इमरजेंसी के दौरान आपको ये नहीं मिलेंगे। ठीक है, जैसे कि फ्रीडम टू रिसाइड, फ्रीडम टू एक्सप्रेस, ठीक है, फ्रीडम टू असेंबल, ये सारे फ्रीडम आपके कर्टेल कर दिए जाते हैं इमरजेंसी के दौरान। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, असेंबली एंड मूवमेंट को बार्ड करता है। ठीक है, आर्टिकल 359 जो है वो अलाउ करता है स्टेट को कि टू सस्पेंड एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 14, 20 एंड 21। ठीक है, कि भाई आप इन राइट्स का भी जो है हटा सकते हो। अब इसमें राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ आ गया, राइट टू लाइफ आ गया, लाइफ एंड लिबर्टी, एंड देन प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिटेंशन। ये सारी चीज़ें भी क्या कर दी, गवर्नमेंट ने खारिज कर दी। ठीक है, और सिटीजन्स को बार्ड कर दिया गया फ्रॉम अप्रोचिंग कोर्ट्स फॉर रिड्रेसल, यानी कि अब कोर्ट का कोई मतलब बहुत बड़ा रोल नहीं रह जाएगा। देन मीसा करके मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाया गया जिसको बहुत ज़्यादा तरीके से, एक्सटेंसिव तरीके से यूज़ किया गया ड्यूरिंग इमरजेंसी, जिसके तहत 1-2 नहीं 35,000 लोगों को डिटेन किया गया अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, दैट टू विदाउट ट्रायल। ठीक है, अपोजिशन लीडर्स वगैरह इन सबको अरेस्ट कर लिया गया था। टेलेक्स मैसेजेस बाय फॉरेन करस्पॉन्डेंट्स रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए सब्जेक्ट टू प्रायर स्क्रीनिंग, एंड बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर्स रिस्ट्रक्चर अंडर सिनेमेटोग्राफी एक्ट टू टाइटन कंट्रोल ओवर द सिनेमा। ठीक है, प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को एक स्टैट्यूटरी वॉचडॉग बना के इस्टेब्लिश कर दिया गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई, यहाँ आप देख रहे हैं, जिससे कि लोगों को नुकसान पहुंचाया गया। 1.07 करोड़ स्टरलाइजेशंस परफॉर्म किए गए इन द अपकमिंग 2 ईयर। एक्सेस टू एसेंशियल सर्विसेज लिंक्ड विद स्टरलाइजेशन लागू किया गया बहुत सारे स्टेट्स में, और वो लोग जिनके 2 या 3 से अधिक बच्चे थे उन्हें रिफ्यूज़ किया गया राशंस, हाउसिंग, जॉब्स, हेल्थ केयर, लोन्स एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो ये सारी तमाम नेगेटिव चीज़ें हुई ड्यूरिंग 1975 इमरजेंसी, इंदिरा गांधी के पीरियड में। ठीक है, जो कि संविधान हत्या दिवस के नाम से मोदी जी ने इसको कहा। क्यों? क्योंकि संविधान हमें क्या करता है, हमें बहुत सारे राइट्स देता है, हमें इक्वालिटी प्रोवाइड करता है, एक प्रोसेस सेट करता है, बट इस संविधान की हत्या करके जो तमाम राइट्स अवेलेबल हैं उनको रोक करके जो है गवर्नमेंट की कहीं ना कहीं मनमानी जो है इस टाइम पर हुई थी। और जो हमारा सबसे बड़ा देश का अंग है टू टेक अ वॉच, दैट इज जुडिशरी, टू कीप अ वॉच ऑन एवरीथिंग, उनको उनके पावर से हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट्स को जो है उनके पावर को कम किया गया। ठीक है, तो ये हमारे जो है इस बार के योजना के कुछ इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चंस थे। ठीक है, हमारा ये PYQ फर्स्ट बुक्स जो है वो लॉन्च हो चुका है, जिसमें GS1 to GS4 एज वेल एज एसए के PYQs के आधार पर 4 लेवल के नोट्स दिए हुए हैं। ठीक है, आप इसको अवेल कर सकते हैं अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और सिंस आफ्टर प्रीलिम्स जो टाइम होता है वो मेंस प्रिपरेशन के लिए ही होता है, और कोई भी तैयारी विदाउट
PYQs अधूरी होती है, इसलिए हम आपके लिए ये यूनिक सेट ऑफ नोट्स लेकर के आए हैं जो शायद और कहीं नहीं मिलेंगी आपको। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने PYQs को न सिर्फ एनालाइज किया है बल्कि PYQs से रिलेटेड आपको जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं, उनसे रिलेटेड एक प्रॉपर एनालिसिस दी है, कैसे उसका आंसर लिखना है ये बताया हुआ है, कैसे उसको ऑब्जर्व करना है, कैसे समझना है ये बताया हुआ है। तो वेट मत करिए, फटाफट से इस बुक को अवेल करिए, नोट्स को अवेल करिए और अपनी मेंस की जर्नी को और ज़्यादा पावरफुल बनाइए। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।